चलिए जी, चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज पब्लिक इंटरप्राइजेस, और मैंने आपको पब्लिक इंटरप्राइजेस की 3 फॉर्म्स पढ़ाई थी, याद है? पब्लिक इंटरप्राइजेस की 3 फॉर्म्स। और जो इससे पहले वाला चैप्टर था बेटा जी, वो कौन सी इंटरप्राइजेस के बारे में था? वो था प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में। वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में था, और ये पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में है, चैप्टर नंबर 3। पब्लिक इंटरप्राइजेस की हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी। सबसे पहली फॉर्म थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। डन कर दे स्टार्ट अब इसको अच्छे से। सबसे पहली फॉर्म पढ़ी थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके बारे में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? थोड़ा सा ना हमारा नेटवर्क का इशू था बारिश की वजह से, तो इसलिए मैं एक रिकैप दे देती हूँ। दूसरा था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा था गवर्नमेंट कंपनी। तीसरा था गवर्नमेंट कंपनी। चल ध्यान से सुनिएगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा था बेटा जी गवर्नमेंट कंपनी। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस का मतलब होता है जो इंटरप्राइजेस कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आज बता देना मुझे फटाफट से। पब्लिक इंटरप्राइजेस वो होती हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस आर दोज इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। डन। इनको कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। और इनका मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर इनका मोटिव होता है। उन्हें हम कौन सी इंटरप्राइजेस बोलते हैं? पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस मींस जिनको गवर्नमेंट ओन करती है और उनका मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। पर बेटा जी इसमें 3 तरीके की आती हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके। 3 तरीके की आती है। एक होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और एक होती है गवर्नमेंट कंपनी। तो जिस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो 5 तरीके से ओनर बन सकते हैं, है ना? एक तो सोल प्रोप्राइटर, एक एचयूएफ, एक पार्टनरशिप, एक कंपनी। बिल्कुल वैसे ही जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है, सरकार है, वो 3 तरीके से ओनर बन सकती है, या तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और या फिर गवर्नमेंट कंपनी। क्या फर्क है तीनों में? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग करती है तो नंबर 1, सबसे पहली बात मैंने आपको इसके बारे में क्या बताई थी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फुल ओनरशिप, कंप्लीट ओनरशिप, कंप्लीट ओनरशिप एंड कंट्रोल इज ऑफ गवर्नमेंट। यही इसकी खासियत होती है कि इसमें पूरा कंप्लीट ओनरशिप और कंप्लीट कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। इसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और या फिर जो भी इनकम होती है वो डायरेक्टली कहां पर जाती है? बोलो वर्ड्स, बोलो बोलो भाई, डायरेक्टली कहां पे जाती गवर्नमेंट है? ट्रेजरी। हाँ, डायरेक्टली कहां पे जाती है? बिल्कुल सही, गवर्नमेंट की किस में जाती है? ट्रेजरी में जाती है। और इसमें फुल कंट्रोल किसका रहता है? गवर्नमेंट का। मतलब अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ कि 100%, 100% कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। दिस इज 100% कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसकी सेपरेट मिनिस्ट्री होती है, लिखना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ पर जगह नहीं है। इसकी सेपरेट मिनिस्ट्री होती है, सेपरेट बजट होता है, ये सब कुछ मैंने पिछली क्लास में लिखा था। सेपरेट मिनिस्ट्री, सेपरेट बजट, और ये 100% किसके कंट्रोल में चलती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलती है। इसको मैं यहाँ पहुंचा देती हूँ, कुछ तो करूंगी अब जब लिखना है तो, ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि इसकी सेपरेट मिनिस्ट्री होती है और इसका सेपरेट बजट होता है। ये देखो, कंप्लीट ओनरशिप एंड कंट्रोल किसका होता है बेटा जी? गवर्नमेंट का। इसके एक्सपेंसेस और इनकम डायरेक्टली कहां से किए जाते हैं? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से किए जाते हैं। डन। नेक्स्ट बात, एक डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी से किए जाते हैं। 100% कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इसकी सेपरेट मिनिस्ट्री होगी, सेपरेट बजट बनेगा, ये पूरी तरीके से सरकार की है।
जैसे हमारे देश में 2 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, एक तो रेलवे और एक बेटा जी डिफेंस। इसकी सेपरेट मिनिस्ट्री होती है और सेपरेट बजट भी बनता है। और लास्ट बात, इसके 2 एग्जाम्पल है, जैसे कि रेलवे हो गया और डिफेंस हो गया। अब मैंने सारी बातें लिख दी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक तो कंप्लीट ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट का है, पूरा 100% कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, सेपरेट मिनिस्ट्री है, बजट है, एक्सपेंसेस इनकम डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएंगे। और इसके 2 एग्जांपल्स है, जैसे कि रेलवे और डिफेंस। इसको बोलते हैं बेटा जी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसमें बाहर वाला कोई भी बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई भी बाहर वाला इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ये पूरी तरीके से सरकार की है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है बेटा जी? दे आर फॉर्म, इसमें थोड़ा सा ये लिखने को, दे आर फॉर्म बाय पासिंग एन स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट। दे आर फॉर्म बाय पासिंग एन स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट। ये कैसे फॉर्म किए जाते हैं? बाय पासिंग एन स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके इनको बनाया जाता है और इसके लिए सेपरेट कमेटी अपॉइंट की जाती है। सेपरेट कमेटी इज अपॉइंटेड फॉर मैनेजमेंट। सेपरेट कमेटी इज अपॉइंटेड फॉर मैनेजमेंट, मतलब कि इसको सरकार नहीं संभालती है, इसको कौन संभालती है? कमेटी संभालती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल LIC हो गया, SBI हो गया, CBSE हो गया, NCERT हो गया, ये सारी चीजें आप सबको पता है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, पर इसका कोई मिनिस्टर नहीं होता है, ये एक कमेटी को दे दी जाती है, एक डिपार्टमेंट को दे दी जाती है, एक हेड को दे दी जाती है, वो इसको संभालता है, फिर वो बंदा गवर्नमेंट को आंसरेबल होता है। तो इसलिए सरकार या तो खुद संभाले तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, अगर कमेटी अपॉइंट कर दे तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और लास्ट आता है बेटा जी गवर्नमेंट कंपनी। ये बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर 51% होता है। मिनिमम शेयर ऑफ गवर्नमेंट इज 51%। इसमें सरकार का मिनिमम शेयर कितना होता है? 51% होता है। और जो रिमेनिंग शेयर होता है, मैं कुछ बातें आज क्लास में नई भी लिखूंगी जो आपको नोट करनी है। जो रिमेनिंग शेयर होता है बेटा जी वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। नेक्स्ट बात, मिनिमम गवर्नमेंट का कितना शेयर हो गया? 51%, और जो रिमेनिंग शेयर होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही बनती है, याद है? कंपनीज एक्ट, ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है। इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है और ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। वो सारी चीजें इसमें भी अप्लाई होती है क्योंकि ये भी एक कंपनी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा बेटा जी? 51%। तो इसलिए अगर देखा जाए तो मालिक कौन होगी? गवर्नमेंट, क्योंकि यूजुअली मालिक वो होता है जिसका शेयर ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया कि मिनिमम हमारा 51% होगा, मिनिमम। तो 51 तो होगा ही होगा या इससे ज्यादा होगा। तो अगर 51 होगा ही होगा तो यानी अल्टीमेटली इसका ओनर कौन हो गया? गवर्नमेंट। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि किसी चीज में मेरा मालिकाना हक मिनिमम 51% रहेगा, तो बेटा जी ओनर तो मैं ही हुई ना, आप थोड़ी हुए। और हम बराबर के भी ओनर नहीं हुए क्योंकि मेरा 51 रहेगा, तो आपसे तो हमेशा मेरा 1% ज्यादा ही रहेगा। तो इसलिए अल्टीमेटली इसकी ओनर कौन होती है? गवर्नमेंट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। अब आप फटाफट से पूछो, मुझे लास्ट क्लास से सेटिस्फेक्शन नहीं था इसलिए मैंने आपको एक रिकैप और अच्छे से दे दिया। तो बिजनेस स्टडीज में हम कौन सी इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और इनका सोशल वेलफेयर जो होता है वो इनका मेन मोटिव होता है। इसमें 3 फॉर्म्स आती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंदर कितनी फॉर्म्स आती हैं? 3 फॉर्म्स आती हैं। ये 3 फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस है। पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंदर 3 फॉर्म्स आती हैं। सबसे पहली फॉर्म होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरी होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरी होती है गवर्नमेंट कंपनी। फर्क सिर्फ इतना है, जिसे पूरी तरीके से गवर्नमेंट चलाती है दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसको एक्ट पास करके बस बना दिया,
संभालने के लिए कमेटी अपॉइंट करी है उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट का शेयर होता है 51% और बाकी शेयर प्राइवेट सेक्टर का होता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ही बनती है। लेकिन बेटा जी अब आप मुझसे पूछोगे कि दीदी ये भी वैसे ही बनती है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन? नहीं, ये वैसे नहीं बनती, ये अलग है। वो कंपनी अलग है, वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है पूरी तरीके से, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो अलग कंपनी है। ये कंपनी अलग है, ये शेयर वेयर नहीं इशू करती है। दिस इज गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, लेकिन ये भी उसी एक्ट के अंदर आती है, कंपनीज एक्ट 2013। पर वो कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है। दिस इज गवर्नमेंट कंपनी, बार बार बोल रही हूँ, ये 4 स्टेजेस में नहीं बनती है। इसमें कोई प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो वाले स्टेप्स नहीं होते हैं। वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में ही होते हैं। ये अलग कंपनी है, दिस इज गवर्नमेंट कंपनी, ये कंपनीज एक्ट 2013 में ही रजिस्टर्ड होती है, बट इसका वो प्रोसेस नहीं है। अब आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मोस्टली बच्चों की कॉपी में नोटेड होगा, नहीं होगा तो मैं एक बार दोबारा दिखा दूंगी आपको। फिलहाल आगे बढ़ती हूँ। मुझे पढ़ाना था आपको मैरिट्स और डीमेरिट्स, तो हम उस पे चलते हैं। हमें क्या पढ़ने थे बेटा जी? मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। हमें एक एक करके सबके मैरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने हैं, जिसमें हमने पहली हेडिंग पिछली क्लास में डाल ली थी, और फर्स्ट हेडिंग वाज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कुछ पूछना चाहो तो फटाफट से पूछ सकते हो। फर्स्ट हेडिंग वाज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मैरिट्स पढ़ भी लिए थे, है ना, याद है? हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मैरिट्स पढ़ भी लिए थे, पढ़ लिए थे, फिर दोबारा पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। एक छोटा सा रिकैप भी जरूरी होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के हमने मैरिट्स पढ़ लिए थे। क्या क्या मैरिट्स है? आई होप आप सबको याद होंगे। सबसे पहला मैरिट, ये गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स है, यही पढ़ाया था, क्योंकि दिस इज 100% कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। दोबारा बताती हूँ, दिस इज 100% कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो इसलिए ये गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स होता है। क्यों होता है ये गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स? क्योंकि इसकी जो भी इनकम होती है वो डायरेक्टली बेटा जी कहाँ जाती है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी। चलो लास्ट क्लास में बताया था, अब आप बताओ कौन होल्ड करता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी? आरबीआई। शाबाश। और क्या बोला था कि हमारे वाले को बोलते हैं अकाउंट। हम बोलते हैं कि हमारा बैंक में अकाउंट है, क्योंकि हमारे कितने पैसे होते हैं? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। लेकिन गवर्नमेंट के होते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज, दे हैव 100 करोड़, 200 करोड़, तो इसलिए ट्रेजरी बोला जाता है। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। तो इसलिए जो सरकार का खजाना होता है वो किसके पास होता है बेटा जी? आरबीआई के पास होता है। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से जो भी कमाई होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा हो जाती है। तो सरकार की इनकम का ये बहुत बड़ा सोर्स है। अगर ये ना हो तो सोचो सरकार को इनकम कहाँ से होगी? तो ये गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स है। दूसरा मैरिट मैंने आपको बताया था कि ये लोग अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब भी बताया था। क्या बताया था? अकाउंटेबल का मतलब दे आर आंसरेबल। आंसरेबल। जो भी ये लोग करेंगे उसके लिए इनको जवाबदारी देनी पड़ेगी। मतलब कि मैंने आपको समझाया था कि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो जो मन में आएगा करेंगे, नहीं। दे आर आंसरेबल, दे आर आंसरेबल टू पब्लिक एंड पार्लियामेंट बोथ। दोनों को आंसरेबल है ये, कि अगर जैसे कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है या डिफेंस में कोई आर्मी के बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो कैसे मीडिया चढ़ जाती है मिनिस्टर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी कैसे हो गया, आप लोग काम ही नहीं कर रहे हो। दो द थिंग इज, इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, मीडिया के सामने आना पड़ता है, बिकॉज दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक एंड पार्लियामेंट बोथ। अगर किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो कैसे हो गया, इसका जवाब मिनिस्टर को, पब्लिक को देना पड़ता है। और आप ये नहीं कह सकते अरे हो गया मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज आप जो हो पूरी तरीके से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ओनर कौन है? गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट किसने बनाई है? हमने।
तो ऑफ कोर्स दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक। तो इसलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है और सरकार हम बनाते हैं, तो ये हमें पूरी तरीके से आंसरेबल है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट आपको बताया था कि बेटा जी ये उन्हीं चीजों में होता है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। क्या मतलब है इस बात का कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है? कि गवर्नमेंट इसको द एंटरप्राइज इज मोस्ट सुटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। सिर्फ उन्हीं चीजों को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रखा जाता है जो नेशनल की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको फुली कौन सुपरवाइज करता है? गवर्नमेंट। जो हम फुली सुपरवाइज बाय गवर्नमेंट, जो हम प्राइवेट के हाथ में देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप समझ रहे हो? सोच भी नहीं सकते। जैसे एक बार अभी तो सरकार सब सोच रही है क्योंकि सरकार को सिर्फ पैसा कमाना है, तो गवर्नमेंट रेलवे को भी बेच रहा है, बिजली विभाग को भी बेच रहा है, पानी विभाग को भी बेच रहा है। लेकिन एक टाइम पे बेटा जी हम नहीं सोच सकते कि देश का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट के हाथ में हो। सोचो अगर बिजली विभाग प्राइवेट के हाथ में हो गया तो घरों में बिल भी फिर लाखों में ही आएंगे, क्योंकि दे विल प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, हर चीज को अच्छा तो करता है लेकिन बहुत महंगा कर देता है। ये प्राइवेट सेक्टर में होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो हमेशा किसके बारे में सोचता है? प्रॉफिट के बारे में। तो वो चीज तो अच्छी देता है लेकिन अच्छी चीज के अच्छे पैसे भी वसूल करता है। सिंपल सी बात है भाई। जैसे आप देख सकते हो कि रेलवे में और एयरपोर्ट में कितना फर्क होता है। अब आप देखो एयरपोर्ट कितने बढ़िया बने हुए हैं क्योंकि देयर आर प्राइवेट फ्लाइट्स। तो प्राइवेट होने की वजह से वो बहुत बड़ा है, महंगा है, सुंदर है, अच्छा है। इंडियन रेलवे क्या है? गवर्नमेंट का है। तो इसलिए सर देखो एक सिंपल सी बात है, मैं नहीं बोलती कि रेलवे में कोई कमी है, उसी हिसाब से तो वो टिकट चार्ज कर रहे हैं ना बच्चे। जब इतनी सस्ती टिकट है तो उसमें यही सुविधा देंगे। अगर आपको ज्यादा महंगी टिकट लेनी है तो फिर आप प्राइवेट ट्रेन में चले जाओ, क्योंकि अगर सरकार कोई सर्विस देगी तो वो गरीब लोगों के बारे में भी सोचेगी, तो वो हमेशा सर्विस को सस्ती देगी। और अगर सस्ती देगी तो बढ़िया कैसे दे देगी? सस्ते में ज्यादा बढ़िया नहीं दे सकते। अगर ज्यादा बढ़िया देना है तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर पे जाओ। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उन्हीं चीजों में की जाती है जो देश की सिक्योरिटी के लिए थोड़े से कंसर्न है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम प्राइवेट सेक्टर को देने के बारे में नहीं सोच सकते। जैसे हम डिफेंस प्राइवेट को कैसे दे दें? सोचने की बात है। एटॉमिक बम बनते हैं, गन बनता है, वॉर होता है, कितना कुछ होता है, वो हम अंबानी के हाथ में थोड़ी दे सकते हैं। तो इसलिए जो चीजें हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे सकते उन चीजों को गवर्नमेंट क्या रखता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मतलब कि फुली सुपरवाइज बाय गवर्नमेंट। कुछ पूछना चाहते हो? मैंने बहुत सारा बोल दिया। ये गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स है। दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक एंड पार्लियामेंट, और ये उन्हीं चीजों में किया जाता है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होती है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ डीमेरिट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, कुछ बुराइयां, क्योंकि हम मैरिट्स के साथ साथ डीमेरिट्स भी पढ़ते हैं। अच्छा, डीमेरिट्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ना वो आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे, बस आप अपने दिमाग में रेलवे और डिफेंस को रखना। सबसे पहला डीमेरिट, एक तो इनकी सर्विसेज बहुत इनएडुकेट होती है। चलो अब आप लोग बताना, अब मेरा हो गया आज का कोटा। आप बताइए व्हाट डू यू मेंट बाय इनएडुकेट सर्विस। मैं आपको चैप्टर पे ले प्रॉपर आई। नहीं होना। हाँ, मैं आपको चैप्टर पे ले आई, अब आप आंसर्स दो। प्रॉपर नहीं होती, क्यों नहीं होती? बोलो बोलो बोलो। डिले। डिले होता है, चलो ठीक है। और इन एडुकेट सर्विसेज का मतलब मैं आपको अभी यही बता रही थी कि सर्विसेज बेटा जी ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि सस्ती होती है ना। अब या तो सस्ता ले लो या अच्छा ले लो, एक ही हो सकता है। अब आप गवर्नमेंट को कहो जी टिकट भी 10 रुपए की दे दो और बना भी शानदार दो, वो तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं उनकी सर्विसेज कुछ खास अच्छी नहीं होती। जैसे कि आप इंडियन रेलवे देख ही सकते हो, कितनी सुंदर ट्रेन है हमारी, इतनी बढ़िया, मतलब खुश हो जाता है दिल जाते ही। तो इसलिए ये इनएडुकेट सर्विसेज देते हैं, मतलब कि इनएफिशिएंट सर्विसेज। इनएफिशिएंट सर्विसेज, लेकिन इनएफिशिएंट सर्विसेज के पीछे रीजन ये है बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग, क्योंकि इनका ध्यान हमेशा कॉस्ट कटिंग पे होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉस्ट कट करेंगे उतना सस्ता दे पाएंगे। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव होता है सस्ता देना। बता सकते हो क्यों? हमारे देश में गरीब लोग ज्यादा है कि अमीर लोग ज्यादा है? चलो ये क्वेश्चन सिंपल सा, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट।
बोलो बोलो जी, बोलो। गरीब लोग। गरीब लोग। तो किसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है? गरीब के बारे में। एग्जैक्टली और अगर बेटा जी पुअर के बारे में सोचना है तो क्या प्राइवेट सेक्टर सोचेगा? आप अपने आंसर दो अपने मन से, जो आपके मन में आता है। क्या प्राइवेट सेक्टर पुअर नो के बारे में सोचेगा? नहीं। नो क्योंकि दीदी। प्राइवेट सेक्टर किसके बारे में सोचता है? अपने प्रॉफिट के बारे में। उसको तो अपना प्रॉफिट चाहिए, उसको क्या मतलब गरीब से अमीर से, उसको कोई मतलब नहीं है। तो सरकार इसीलिए होती है कि वो गरीब के बारे में सोचे। तो अब अगर वो गरीब के बारे में सोच रहे हैं तो बेटा जी वो इनएडुकेट सर्विसेज देंगे, ज्यादा अच्छी सर्विसेज वो नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट कट करनी है, तभी तो आप सस्ती सर्विसेज दे पाओगे ना। दूसरा जो इन्होंने बोल ही दिया था, डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये भी एक बहुत समस्या है भाई। ये आप मुझे समझाओगे, मैं आपको नहीं। बताओ क्यों डिले होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डिसीजंस लेने में? कमेटी होती है क्योंकि एक प्रॉपर एग्जैक्टली प्रॉपर कमेटी होती है। कमेटी वर्ड ना मैंने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में बता दिया। मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट का हेड है, उसको पूरी मिनिस्ट्री से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। और आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या हाल होता है, पहले एक दूसरे से अप्रूवल लेगा, फिर दूसरा तीसरे से लेगा, तीसरा चौथे से लेगा। दो द चेन इज वेरी बिग, क्योंकि मिनिस्टर्स की चेन बहुत बड़ी है। तो इसलिए डिपार्टमेंट के हेड को पूरी मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मिनिस्टर से नहीं लिखा मैंने, मिनिस्ट्री से। और पूरी मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने में सोचो कितना टाइम लगेगा। इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा डिसीजन लेने में टाइम लगता है। अब अंबानी का क्या है, जो डिसीजन लेने खुद ही लेने हैं, रात को ले लेगा, सुबह ले लेगा, शाम को ले लेगा, कौन सा किसी से पूछना है। बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपको पूरी मिनिस्ट्री से पहले पूछना पड़ता है। पूरी मिनिस्ट्री बैठती है, और बेटा जी आप भी समझ सकते हो कि एक बारी में सब लोग तो हाँ करने से रहे, कोई एक आधा तो होगा जो ना करेगा, फिर उसको मनाने में टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए पूरी मिनिस्ट्री के अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। दूसरा, एक तो डिले इन डिसीजंस हो गया, और एक हमारा हो गया इन एडुकेट सर्विसेज। एक और हम बुक से उठाएंगे, दैट इज रेड टेपिज्म। ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि रेड टेपिज्म वर्ड का क्या मतलब होता है। पहले आप थोड़ा सा आइडिया दो, बताओ रेड टेपिज्म वर्ड का क्या मतलब है? व्हाट इज रेड टेपिज्म? अगर कोई डे टू डे ऑपरेशंस है, व्हाट डू यू मेंट बाय डे टू डे ऑपरेशंस? डे टू डे ऑपरेशंस मतलब जो रोजाना की छोटी मोटी चीजें होती हैं, जो रोजाना की छोटी मोटी चीजें होती हैं, उसके लिए भी प्रायर सेंशन करना पड़ता है मिनिस्ट्री को। तो प्रायर सेंशन ऑफ द अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। इसलिए इनएफिशिएंटली काम होता है। इनएफिशिएंटली क्या काम होता है, मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाती हूँ। अगर बेटा जी मैं ये चाहती हूँ कि मेरा काम एफिशिएंटली हो, मतलब कि अच्छे से हो, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा काम एफिशिएंटली हो, मतलब कि अच्छे से हो, तो जिसे मैं अपना काम दे रही हूँ ना, मुझे उसको थोड़ी सी पावर भी देनी पड़ती है। ये आप भी मानोगे। अगर आप चाहते हो, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका काम करूं, तो आपको थोड़ी सी पावर भी मुझे देनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी अथॉरिटी। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि दीदी अगर आप एक कदम भी रखोगे ना तो पहले मुझसे पूछोगे। अगर आप ऐसे कहोगे कि अरे एक कदम भी रखोगे तो पहले मुझसे पूछोगे, तो उस चीज में जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, और कभी भी काम अच्छे से नहीं होता है। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या है, डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे ट्रेन तो रोज ही एक, कभी कोई लेट हो जाती है, कभी कोई लेट हो जाती है, उसके लिए भी हमें पहले से ही अथॉरिटी से सेंशन लेना पड़ता है, मतलब कि अपने जो ऊपर के लोग हैं उनसे पूछना पड़ता है। तो अगर मैं छोटी छोटी चीजों के लिए भी बार बार अथॉरिटी से पूछूंगी, फिर अथॉरिटी अपना जवाब देगी, फिर मैं उस हिसाब से डिसीजन लूंगी, तो इनएफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब कि काम अच्छे से नहीं होगा। थोड़ी सी पावर तो मुझे भी मिलनी चाहिए ना। आप बताओ, जब मैं काम कर रही हूँ। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ऐसा नहीं होता। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है कि अगर आपको छोटा सा भी काम करना है ना, तो आपको पहले किसी ना किसी अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा, फिर वो अपनी अथॉरिटी से पूछेगा,
फिर वो अपनी अथॉरिटी से, फिर वो अपनी अथॉरिटी से, जितनी देर में वो अथॉरिटी से पूछेंगे उतनी देर में काम ही खत्म हो जाएगा। तो समझो, अब मान लो कि कोई ट्रेन लेट हो गई है, हमें पैसेंजर्स को मैसेज देना है, अब इससे पहले मैं अथॉरिटी से पूछूं, फिर वो अपनी अथॉरिटी से पूछेगा, करते करते तब तक तो ट्रेन ही आ जाएगी। तो इसलिए इतना ज्यादा हेक्टिक करा गया है काम को, इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, मतलब कि काम स्मूथली नहीं होता है, बहुत ज्यादा पूछना पड़ता है, इससे पूछो उससे पूछो, फिर वो मिनिस्ट्री से पूछेगा। सरकारी कामों में ऐसा ही होता है। इसलिए बेटा जी, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी इनएफिशिएंटली रन करती है, एफिशिएंटली रन नहीं कर पाती है। तो तीनों चारों बातें मैं आपको फटाफट से दोबारा से पढ़ाती हूँ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है 100%। सबसे पहला मेरिट, एक तो ये गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स है, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा, ये पब्लिक को भी आंसरेबल है और पार्लियामेंट को भी आंसरेबल है। नंबर 3, ये उन्हीं चीजों में किया जाता है जो देश की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, जिसमें पूरा सुपरविजन किसका चाहिए, सरकार का, और हम प्राइवेट के हाथ में देने के बारे में नहीं सोच सकते। जैसे कि इंडियन रेलवे, हम प्राइवेट के हाथ में देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और डिफेंस देने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो जो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न होता है, उनमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोली जाती है। डीमेरिट्स ये है, नंबर 1, एक तो इन एडुकेट सर्विसेज, इनकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। डिसीजंस लेने में बहुत डिले लगते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट के हेड को मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना पड़ता है। और बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म होता है, मतलब कि छोटे छोटे काम के लिए भी पूछना पड़ता है। तो छोटे छोटे काम के लिए भी पूछने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंटली रन करती है। अब आप फटाफट से नोट करेंगे। बताओ, आपको कुछ पूछना है तो। ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंटली रन करती है क्योंकि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी मिनिस्टर से पूछना पड़ता है। बोलिए बोलिए, जिसे डाउट्स है। मैरिट्स तक तो नोट कर चुके हो आप, फटाफट डीमेरिट्स नोट करो। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। डन। तो हम आगे बढ़े।
चलिए जी बढ़े आगे। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कुछ नहीं पूछना, सब आता है, सब आ गया समझ। चलिए नंबर 2 हेडिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। चलो अब आपकी बारी है, अब आप बताओगे व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आराम से सोच लो फिर बताओ क्या होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे थे हम। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, चलिए हमें इसके डिस्कस करने हैं बेटा जी मैरिट्स और डीमेरिट्स। तो हम 2 कॉलम बना लेते हैं। मैरिट्स और डीमेरिट्स 2 कॉलम। चलो अब आप बताओ फटाफट से क्या होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, आपको बताना है जल्दी। चलिए जी बताइएगा तरंग व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। दी जिसके अंदर कम्युनिटी इलेक्ट होती है पार्लियामेंट में एक्ट पास करके, और मतलब statutory corporations are formed, बोलो statutory corporations are formed by passing a special act in the parliament। इसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशली क्या पास किया जाता है बेटा जी, एक्ट, और वो स्पेशल एक्ट पास करके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बन जाती है तो क्या इसको गवर्नमेंट संभालती है। अब दो आंसर। जब स्टैट्यूटरी नो दी तो इसको कौन नहीं, संभालता है। एक कमेटी बनाई जाती है। एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी जो है वो डिपार्टमेंट, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को संभालती है। 2 क्वेश्चंस आपसे दोबारा पूछूंगी ध्यान से। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे बनाई जाती है, बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन दी पार्लियामेंट। और क्या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट खुद संभालती है, द आंसर इज नो। इसके लिए अलग से क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके मैरिट्स क्या है, सबसे पहला मैरिट ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ये एक ऑटोनॉमस सेटअप है। ऑटोनॉमस सेटअप, ऑटोनॉमस सेटअप मतलब जिसमें फ्रीडम होती है। आपको पता है ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना ऑटोनॉमस, इसका मतलब होता है फ्रीडम। तो ऑटोनॉमस सेटअप है मतलब कि फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि गवर्नमेंट इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है, फ्रीडम होती है फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस। दोबारा सुनिए, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट बना के, बहुत ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट बना के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को बनाया जाता है। आपने भी यही बोला, मैंने भी यही बोला कि पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट बना के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को बनाया जाता है। गवर्नमेंट इसको खुद नहीं संभालती है, इसको संभालने का काम जो है वो किसको दे दिया जाता है, किसी कमेटी को। एक कमेटी अपॉइंट की जाती है और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन संभालने का काम उस कमेटी को दे दिया जाता है। तो इसका सबसे पहला मेरिट क्या आता है कि ये एक ऑटोनॉमस सेटअप है। ऑटोनॉमस सेटअप मतलब कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से ये फ्री है, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस। दे कैन फॉर्म देयर ओन पॉलिसीज,
दे कैन फॉर्म देयर ओन पॉलिसीज, ये अपनी पॉलिसीज अपने आप खुद बना सकते हैं विद इन दी पावर्स, विद इन दी पावर्स असाइंड बाय एक्ट। आपने बोला ना कि पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट बना के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाई जाती है, तो एक्ट में इन्हें जितनी भी पावर दी गई है उतनी पावर के साथ ये अपनी पॉलिसीज खुद बनाते हैं और गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। यही इनका सबसे पहला मेरिट है, क्योंकि बेटा जी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो होती हैं जिनमें आप, एक सिंपल सी बात है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो होती हैं जिन्हें आपने पार्लियामेंट में एक्ट बना के पास तो कर दिया, पार्लियामेंट में एक्ट बना के पास कर दिया, लेकिन संभालने की पावर किसको दी गई है? कमेटी को। तो एक्ट में ये लिखा जाता है कि गवर्नमेंट इसमें फालतू में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये नहीं कि हर चीज में सरकार घुस रही है। अरे चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, गवर्नमेंट के पास जितनी पावर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होती है, क्या उतनी ही पावर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में होती है? ये आंसर सुन के मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो बोलो, सरकार के पास ज्यादा पावर किसमें? ज्यादा पावर किसमें है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सरकार के पास ज्यादा पावर है कि कम पावर है? कम। कम। ये आंसर सबको देने हैं जो वो दे रहे हैं। बताओ, सरकार के पास ज्यादा पावर है दिव्यांशी या कम पावर है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट के पास वृंदा ज्यादा पावर है या कम पावर है? हर्षिता, वृंदा, कृष्णा, नवजोत, आंसर दीजिए। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है या कम पावर है? कम पावर है। कम पावर है। कम पावर है, तो पावर कम है, तो गवर्नमेंट ने पावर किसको दे रखी है? गवर्नमेंट के पास कमेटी फॉर्म्ड। एग्जैक्टली, तो गवर्नमेंट ने ये पावर किसको दे रखी है? कमेटी को, जो कमेटी किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने बनाई है। डन। तो इसलिए ये एक ऑटोनॉमस सेटअप है जो कि फ्रीडम, इसे फ्री है फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस, दे कैन फॉर्म देयर ओन पॉलिसीज विद इन द पावर्स असाइन्ड बाय द एक्ट। जो पावर्स एक्ट ने दी है उसके थ्रू ये अपनी पॉलिसीज खुद बना सकते हैं, यही इनका सबसे पहला मैरिट है। दूसरा मैरिट ये है, दूसरा मैरिट ये है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैरिट, ये भी आपको बताना है। मैं तो आपको हिंट दूंगी, आंसर आप खुद दोगे तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। बताओ, ये गवर्नमेंट ने कमेटी बना के अलग से क्यों बनाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? ऐसा क्यों नहीं किया कि ये भी गवर्नमेंट के अंडर है जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है? सोच समझ के आंसर देना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ये फर्क है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूरी तरीके से सरकार का होता है और उसको पूरी तरीके से सरकार संभालती है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सरकार नहीं संभालती है, सरकार सिर्फ इसे पार्लियामेंट में पास कर देती है एक्ट बना के, और संभालने की पावर कमेटी को दे दी जाती है। तो क्या वजह है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बनाया जाता है? सरकार एक स्पेशल एक्ट बना के इनको क्यों बनाती है? सोच समझ के जवाब दो, जो आपके दिमाग में आए, जल्दी जल्दी। क्यों बनाई? टाइम। टाइम, जैसे कि बोलो बोलो पूरा पॉइंट। जैसे कि टाइम मतलब कि सरकार के पास टाइम कम होने की वजह से। मतलब सरकार के पास इतना टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, कि सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब कुछ संभाले, तो वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बनाती है। चलो और आंसर दो। अगर आप बहुत सारी उनको संभालनी पड़ती है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। और सरकार क्या क्या संभालेगी भाई? एक सिंपल सी बात है, सरकार ये बिजनेसेस संभालेगी या देश चलाएगी? देश भी तो चलाना है भाई, देश का भी देखना है, गरीबी, तरक्की, बेरोजगारी, रोजगार, ये सब चीजें भी तो देखनी होती हैं। तो अगर सरकार बिजनेस ही चलाती रहेगी, अपना LIC चला रही, SBI चला ली, तो भाई तुम बिजनेस ही कर लो, फिर देश कौन चलाएगा? तो इसलिए गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को अलग से बनाती है। और बेटा जी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को बनाने का मेन कारण ये होता है कि सरकार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सरकार इसको अपने अंडर क्यों बना रही है एक स्पेशल एक्ट बना के? Because these are the main reasons of economic development.
कुछ चीजें ना बेटा जी हम प्राइवेट के हाथ में नहीं छोड़ सकते, कुछ चीजें सरकार को अपने हाथ में लेनी पड़ती हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंश्योरेंस, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जैसे LIC है। आपको पता है इंडिया में सबसे पहले जब इंश्योरेंस सेक्टर आया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, या सबसे पहले जब बैंक्स आए, अब बैंक आया और बैंक ने कहा कि लोग अपना पैसा यहाँ जमा करें, हम उनको इंटरेस्ट लगा के पैसा देंगे। लोगों ने पैसा ही नहीं जमा कराया, लोग कह रहे भाई ये तो हमारा पैसा लेके भाग जाएंगे। एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको कोई कहे कि आप अपना पैसा कहीं जमा कर दो तो आप कर दोगे? इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा होता है अपना पैसा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपना बैंक खोला सबसे पहले, जिसका नाम हुआ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया का सबसे पहला बैंक है। तो फिर सरकार ने बोला कि SBI जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो सरकार का बैंक है। तो लोगों को ना थोड़ा सा विश्वास होने लगा कि हाँ भाई चलो सरकार का बैंक है, सरकार तो कहीं नहीं भागेगी। फिर लोगों ने बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया। आप मेरी बात समझ रहे हो? फिर इतने लोगों ने पैसा जमा करना शुरू किया कि सरकार ने अपना दूसरा बैंक खोला, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर ये बैंक सरकार ना खोलती तो आपके देश में कभी बैंक्स आते ही ना। अब लोगों को बैंक्स पे विश्वास हो गया है कि ठीक है बैंक नाम की कोई चीज होती है। पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि बैंक नाम की भी कोई चीज होती है, लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो हमारा पैसा लेके भाग जाएंगे। तो इसलिए अब इंडिया में अब ये वाले बैंक्स कौन से बैंक्स हैं बेटा जी? गवर्नमेंट बैंक्स हैं। ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ही तो है। फिर धीरे धीरे प्राइवेट बैंक्स आ गए। कभी कभी आप सीधा कोई चीज प्राइवेट के हाथ में नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये बात तो आप भी मानोगे कि जो पब्लिक होती है वो गवर्नमेंट पे ज्यादा ट्रस्ट करती है, प्राइवेट पे इतना ट्रस्ट नहीं करते। आज भी लोग प्राइवेट सेक्टर पर इतना विश्वास नहीं करते जितना विश्वास गवर्नमेंट सेक्टर पर किया जाता है। सेम ऐसे ही जब इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट होने लगा, बहुत ध्यान से सुनना, तो लोगों को इंश्योरेंस पे भी विश्वास नहीं था। लोगों ने कहा ना ना हमें विश्वास नहीं है कि ये क्लेम ब्लेम देंगे, हम नहीं मानते। तो इसलिए सरकार ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाई, विच इज LIC। अब आप देखो, देश में कुछ करने के लिए सरकार को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ती हैं। अब सारी ऑर्गेनाइजेशन तो सरकार डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं कर सकती ना। अगर सबको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कर देगी तो सरकार तो बिजनेस ही संभालती रह जाएगी। तो इसलिए सरकार क्या कहती है कि देखो इस पे विश्वास करो, ये हमने पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके बनाया है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये कहीं नहीं भागेंगे, ये सब कुछ ट्रस्टवर्दी है, जिससे कि पब्लिक उन चीजों पे ट्रस्ट करे। और क्योंकि उसके पीछे बैक सपोर्ट किसका है? सरकार का। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसके बैक सपोर्ट में सरकार वो चीजें नहीं चलाती, चलाने के लिए एक कमेटी अपॉइंट कर दी जाती है, क्योंकि सब कुछ सरकार नहीं चला सकती है। सरकार को और भी बहुत काम है। अगर बैंक भी सरकार चलाएगी, LIC भी सरकार चलाएगी, NCERT CBSE भी सरकार चलाएगी, तो बेटा जी देश कौन संभालेगा? लेकिन पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए सरकार का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए कुछ चीजों को स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में बनाया जाता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए सच एंटरप्राइजेस contributes to the economic development as they have the power of the government along with the initiative of the private enterprises. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, facilitates towards इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात वही है जो मैंने ऊपर लिखी, बिकॉज एक सिंपल सी बात लिख देती हूँ मैं आपके लिए, बिकॉज दे आर अंडर द पावर ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें सरकार का कुछ रोल है, बस लोग इतने में ही खुश हैं कि कुछ रोल है, वो इतने में ही खुश है। तो इसलिए व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? एक तो ये एक ऑटोनॉमस सेटअप है। पहले आप दो बातों को अपने दिमाग में सेट करो, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। एक तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो पूरी तरीके से सरकार की है, उसको तो पूरी तरीके से सरकार चलाती है।
डन। और दूसरी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसको पूरी तरीके से सरकार नहीं चलाती है, सिर्फ स्पेशल एक्ट बना के वो पार्लियामेंट में पास कर देती है और संभालने का काम किसी कमेटी को दे दिया जाता है। तो इसका सबसे पहला मेरिट ये है कि ये एक ऑटोनॉमस सेटअप है, मतलब कि फ्रीडम है इनको, गवर्नमेंट से इंटरफेरेंस से थोड़ा सा दूर है, वो अपनी पॉलिसीज खुद बनाते हैं, सरकार उनकी पॉलिसीज नहीं बनाती है। दूसरा, ये उन चीजों में किया जाता है तो देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि एसबीआई हो गया बैंक्स में, एलआईसी हो गया इंश्योरेंस सेक्टर में। अब इसके बिना देश को इमेजिन करो, सीबीएसई हो गया, अगर सीबीएसई नहीं होता तो पूरी की पूरी पढ़ाई इंडिया में कौन चला रहा होता? अंबानी, टाटा, बिरला, कौन चलाता? तो इसलिए सीबीएसई नाम की एक अथॉरिटी बनाई गई। अब सीबीएसई सरकारी है, लेकिन इसको सरकार नहीं चलाती है, इसको एक कमेटी चलाती है, लेकिन वो कमेटी किसने अपॉइंट कर रखी है? सरकार ने। अब तो बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये ऑटोनॉमस सेटअप है, फ्रीडम है इसको, और तीसरा है बेटा जी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शंस। दे फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दे एंजॉय, क्या एंजॉय करते हैं ये? इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शन, मतलब ये अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। जो बात मैंने आपको ऊपर भी बताई कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से थोड़ा सा फ्री होके काम करते हैं। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के मैंने आपको कितने मेरिट बता दिए? 3। अब आप फटाफट से 3 याद करो, मैं आपको 2 मिनट में डीमेरिट पढ़ा दूंगी, क्योंकि टॉपिक तो आपको समझ में आ ही चुका है। सबसे पहला मेरिट कि एक तो ये एक ऑटोनॉमस सेटअप है, सरकार के अंडर काम नहीं करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्लेक्सिबिलिटी ये सरकार के कंट्रोल में नहीं आते हैं। अब मैं इसी के साथ साथ बेटा जी आपको एक डीमेरिट पढ़ाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपको बोल तो दिया कि ये फ्रीडम है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से, बहुत ध्यान से सुनना, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। 5 मिनट और लूंगी मैं आपके, लेट हो रहा है इसलिए बोल रही हूँ। फ्लेक्सिबल है, दे एंजॉय इंडिपेंडेंस, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार इन्हें ऐसे ही छोड़ देगी? सरकार किसी को नहीं छोड़ती। लिखा तो यही गया है कि ये फ्री है गवर्नमेंट से, बहुत अच्छी बात आ रही हूँ, ध्यान से सुननी है, 2 मिनट और क्लास के, कि ये लोग फ्री है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट अपनी बीच में नाक नहीं डालेगी। लेकिन आपको तो पता ही है भारत सरकार का कि वो लोग जानबूझ के इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। यही इसका सबसे पहला डीमेरिट है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना अनड्यू इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है। अनड्यू इंटरफेरेंस समझते हो? जानबूझ के, जब आपका कोई रोल नहीं है तो यार अपने घर बैठो, जब कमेटी बन गई तो सारी पावर किसके पास है? कमेटी के पास है। लेकिन सरकार नहीं मानती और सरकार जानबूझ के अनड्यू इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है, जबकि ये उनका अधिकार नहीं है। लेकिन द वर्किंग समटाइम्स गवर्नमेंट politicians try to interfere in major decisions related to funds। पैसों को लेके जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है तो पॉलिटिशियंस आ जाते हैं बीच में, जबकि उनका कोई रोल नहीं है। अगर किसी को किसी स्कूल में एडमिशन कराना है तो इसमें मंत्री क्या कर लेगा? लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं सोर्स और मंत्री बात करता है, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस। अदरवाइज अगर देखा जाए तो उनका बीच में कोई भी इंटरफेरेंस है ही नहीं, और सारा कंट्रोल किसका है बेटा जी? कमेटी का, और कमेटी ही इसको चलाती है। पर सरकारी अफसर पॉलिटिशियंस अनड्यू इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, इन चीजों में सबसे ज्यादा क्या एग्जिस्ट करता है? करप्शन। सबसे ज्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस की जाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो अगर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है तो बढ़िया है ना, सरकार करती भी है करप्शन और पता भी नहीं चलता कि सरकार कर रही है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में सबसे ज्यादा करप्शन एग्जिस्ट करता है। और नंबर 3 आता है डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन कि ये लोग काम करने में बहुत ज्यादा क्या करते हैं? डिले करते हैं, क्योंकि कभी कभी बीच में वही, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सरकार जानबूझ के घुसने की कोशिश करती है, तो कभी कभी गवर्नमेंट अपना क्या अपॉइंट कर देती है? एडवाइजर।
कि इसकी परमिशन से आगे काम होगा, जिसकी वजह से एक्शन लेने में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिले। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ कि सरकार का स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में कोई रोल होता तो नहीं है, पर वो जानबूझ के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, इसी वजह से करप्शन होता है और एक्शंस लेने में भी डिले होता है। बट अगर मैरिट देखें तो ये एक ऑटोनॉमस सेटअप है जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, ये इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इन पे गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी कोई कंट्रोल अप्लाई नहीं होता, ये अपनी पॉलिसीज और कंट्रोल खुद बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्लास में एक रिकैप लेकर आगे बढ़ेंगे, ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है, लास्ट पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, फिर मैं आपको एक बार ये चीजें और बताऊंगी। अब आप पूछिए जो डाउट्स है।